हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाबर्स है। ये है हमारी कहानी का दूसरा पार्ट। कहानी का नाम है हीरों का हार और रहस्यमयी नाइटी। पहले पार्ट का लिंक मैं यहाँ डाल रही हूँ वीडियो पर और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। हमेशा की तरह इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। तो चलते हैं चैप्टर 13 की ओर। चैप्टर 13 शुरू हुई एक अन्य कहानी। लगभग 5 साल बीत गए। पढ़ाकू नीता ने एमएड कर लिया और फिर लग के पीएचडी भी हासिल कर ली। इतना अधिक पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसने इस स्कूल में ही अध्यापन करना पसंद किया, क्योंकि उसका मन इस स्कूल में ही लग गया था। हालांकि इससे बड़ी और ज़्यादा पैसे वाली नौकरी उसे आसानी से मिल सकती थी, पर नीता पैसे और रुतबे से अधिक मन के संतोष को अधिक महत्व देती थी। कभी कभी फ़ोन करके वो बच्चों से बात कर लेती थी, पर रवि के बारे में एक भी बात नहीं करती थी। बच्चों से बातचीत का विषय सिर्फ पढ़ाई और खेलकूद होता था। एक दिन शाम को कोशिश करके बच्चों से रवि के बारे में पूछ ही लिया। पापा क्या ऑफिस से लौट आए हैं? बच्चे ने जवाब दिया। और क्या, हाँ, वो तो ऑफिस से वापस लौट के हम लोग से बातचीत करके कपड़े बदल के बाहर भी चले गए हैं। उनका तो रोज़ का यही रूटीन है। फिर वापस कब आते हैं? नीता ने आगे जानना चाहा। पता नहीं, शायद बहुत देर से, क्योंकि तब तक हम लोग तो सो जाते हैं ना। इतना सुनना था कि नीता ने फ़ोन रख दिया और सोचना शुरू किया। हर रोज़ शाम को, यानी कि मिलनवी से रोज़ मिलना होता है। मिले बगैर चैन कहाँ मिस्टर रवि। इसीलिए तो तुमने अपना ट्रांसफ़र कलकत्ता करवाया था और अभी तक वहीं टिके हुए हो। मज़े करो, खूब मज़े करो मिस्टर रवि, यही तो तुम चाहते थे। मैंने भी यही सोच के तुमको तलाक नहीं दिया। अगर मुझसे तलाक मिल जाता तो तुम्हारा रास्ता तो बहुत आसान हो जाता। फिर तो बड़ी आसानी से तुम अपनी उस मिलनवी चुड़ैल से शादी रचा के मस्ती में रहते। तुम्हारे मन का मैं कभी नहीं होने दूंगी, और देखना मैं आगे क्या करती हूँ। फिर कुछ सोचकर नीता ने अपना सिर को झटका और दूसरे काम में लग गई। नीता अपने पढ़ने पढ़ाने में लगी रही और समय बीतता चला गया, और देखते देखते 1 साल और निकल गया। यानी कि नीता को इस स्कूल में पढ़ते पढ़ाते पूरे 6 साल बीत गए। कभी कभी कुछ घटनाएं संयोग से घटकर हमारी सोच का रास्ता ही बदल देती हैं। इस साल 9वीं कक्षा में साहित्य के विषय में शिक्षा विभाग द्वारा एक नई किताब लगवाई गई थी। वो किताब विश्व के जाने माने लेखकों द्वारा लिखी कालजयी प्रसिद्ध कहानियों की थी। सभी कहानियों को नीता इतने रोचक ढंग से पढ़ा रही थी कि छात्रों को बहुत मज़ा आ रहा था। जब कहानी पूरी हो जाती तो कक्षा में कहानी को लेकर ग्रुप डिस्कशन यानी विस्तार से चर्चा होती, जिसमें सभी छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। इसी तरह कक्षा में एक दिन एक नई कहानी पढ़ाई जा रही थी, जिसका नाम था हीरों का हार यानी द डायमंड नेकलेस, और जिसे लिखा था मशहूर फ्रांसीसी लेखक की डे मोपैसॉन ने। कहानी कुछ इस प्रकार चली। बहुत दिन पहले की बात है कि फ्रांस के छोटे शहर में मटील्ड नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती थी। मटील्ड निम्न मध्य वर्ग से आती थी। अपने आप को मटील्ड जब शीशे में निहारती तो स्वयं पर ही मुग्ध होकर स्वयं से कहती, तुम अपने आप में अनूठी हो मटील्ड, तुमसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं। तुम किसी महल की राजकुमारी से कम नहीं। तुमको संसार के वो सभी ऐश्वर्य और वैभव मिलने चाहिए जो एक राजकुमारी को मिलते हैं। पर भाग्य मटील्ड पर उतना मेहरबान नहीं था। उसकी शादी शिक्षा मंत्रालय के एक क्लर्क से हो जाती है। कहाँ तो मटील्ड ये सोच रही थी कि वो संसार की हर विलासिता के लिए पैदा हुई है, और कहाँ उसे घर के पलस्तर झड़ती बदसूरत दीवारें, टूटा फूटा फर्नीचर, रंग उड़े अनाकर्षक पर्दों तथा अन्य दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा था। मजे की बात यह है कि उसके साथ की अन्य साथी महिलाओं को ये सब सामान्य लगता था, जबकि उसे अपनी इस जिंदगी से परेशानी होती थी। वो शायद इसलिए कि वो अन्य महिलाओं से ज़्यादा खूबसूरत थी। चैप्टर 14 मुझे सबसे सुंदर दिखना है। एक महिला मटील्ड के घर सफाई करने के लिए आई। वो काम कम करती थी, बातें ज़्यादा करती थी। मटील्ड ये जानती थी, फिर भी वो मटील्ड को बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वो मटील्ड की खूबसूरती की बढ़ चढ़ कर बड़ाइयाँ जो करती थी, और इसी तरह मटील्ड के मन में निराशाजनक सपनों को जगाने में कामयाब हो गई। वास्तविकता में जब मटील्ड का पति लुआज़ेल घर के एक पुराने गोलमेज
जिस पर एक पुराना मेज़पोश था, अपना डिनर कर रहा था और साथ ही आनंदित होकर बोल रहा था, आहा कितना स्वादिष्ट ये शोरबा है, वाह ये स्कॉच भी कितना मज़ा दे रही है। तभी सामने बैठी मटील्ड मुंह बना रही थी और कल्पना कर रही थी कि वो और लॉज़ेल एक आलीशान घर में हैं। वहाँ सब कुछ आलीशान है। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग है, बड़ी सी डाइनिंग टेबल है, महंगी क्रॉकरी और कटलरी है, बेहद महंगे पर्दे लटक रहे हैं, खिड़की से बाहर घर का खूबसूरत बगीचा दिख रहा है। ऐसे में मटील्ड और लॉज़ेल बैठकर डिनर कर रहे हैं। सुंदर धुन बज रही है। बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनकर चुस्त दुरुस्त नौकर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। पर वास्तविकता तो कुछ और ही थी, जिसे अनुभव करके मटील्ड उदास हो गई। एक शाम उसका पति बहुत प्रसन्न घर आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने बड़े प्यार से वो लिफाफा मटील्ड के हाथ में दिया और उसको खोलने को कहा। मटील्ड ने पूछा, ये क्या है? लॉज़ेल ने बोला, अरे तुम जानोगी तो खुशी से नाचने लग जाओगी। पता है, हमको शिक्षा विभाग की ओर से एक बहुत बड़ी पार्टी में बुलाया गया है। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनको चयन द्वारा इस पार्टी में बुलाया गया है। ये सुनकर मटील्ड रोने लगी। भोला लॉज़ेल पहले तो ये समझा कि वो खुशी से रो रही है, पर जब उसे समझ में आया कि मटील्ड किसी और कारण से रो रही है तो वो घबरा गया और पूछा, अरे क्या हुआ? मटील्ड ने कहा, क्या तुमको लगता है कि इस पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास कोई ढंग की पोशाक भी है? कह के रोना और अच्छे से शुरू हो गया। फिर किसी तरह अपने रोने पर काबू पाकर मटील्ड बोली, अपना ये निमंत्रण पत्र अपने किसी दोस्त को दे दो, क्योंकि पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तो लॉज़ेल का भी दिल टूट गया। भरे स्वर में बोला, अरे प्यारी मटील्ड, उस पोशाक की कीमत कितनी होगी जिसे हम खरीद पाएं, और पार्टी के बाद दूसरे अवसरों में भी तुम उसे पहन पाओ? मटील्ड कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं ठीक से तो नहीं जानती, पर 400 फ्रैंक की तो होगी ही। लॉज़ेल थोड़ा पीला पड़ गया, क्योंकि इतना पैसा उसने एक गन यानी बंदूक खरीदने के लिए जमा के रखा था, क्योंकि उसने ये योजना बनाई थी कि गर्मी के मौसम में वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाएगा। फिर भी बोला, ठीक है, मैं तुमको 400 फ्रैंक दे दूंगा, पर कोशिश करके तुम बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस लेना। इतना सुनना था कि मटील्ड खुश होकर नाचने ही लगी। चैप्टर 15 उधारी का हार। पार्टी का दिन नज़दीक आ रहा था। ड्रेस तो खरीद ही ली थी, पर एक नई दिक्कत खड़ी हो गई। मटील्ड को परेशान होते देखकर पति ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम्हारी मनपसंद ड्रेस तो आई गई है, पर तुम तो खुश होने की बजाय पहले से ज़्यादा उदास दिख रही हो। पत्नी, इतनी सुंदर और महंगी पोशाक के साथ पहनने के लिए मेरे पास एक भी सुंदर गहना नहीं है। पति, तो फूल पहनो, 10 फ्रैंक में 2 या 3 सुंदर गुलाब मिल जाएंगे, वो तुम पे बहुत खूबसूरत लगेंगे। पत्नी राजी नहीं हुई पति की इस सलाह पर और मुंह अलग से बना लिया। बोली, नहीं, इससे खराब और क्या हो सकता है कि बहुत सारी धनी महिलाओं के बीच में गरीब दिखो। उफ, तुम भी हद करती हो। लॉज़ेल ने बोला, ऐसा करो कि तुम मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ और उनसे कुछ गहने उधार मांग लो। तुम तो उनको अच्छे से जानती हो। अब तो मटील्ड खुशी से रोने लगी। अरे मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। दूसरे दिन ही मटील्ड अपनी दोस्त के घर गई और अपनी परेशानी कही। मैडम फॉरेस्टियर तुरंत अपने ड्रेसिंग रूम में गईं, एक सुंदर सा गहनों का डब्बा लाईं, उसे खोलकर मटील्ड के आगे करते हुए बोली, लो, तुम अपने लिए कुछ भी पसंद कर लो। मटील्ड ने खुशी से कुछ सोने के, कुछ मोती के, कुछ स्टोन के गहने देखे। ज़बरदस्त कारीगरी थी, गहरी चमक थी। सब उसने खुश हो होकर अपने से लगाकर शीशे के सामने खड़े होकर निहारे। मनोदशा अजीब सी थी। कुछ सोच नहीं पा रही थी कि किसको लें और किसको छोड़ें। फिर भी पूछ लिया, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? दोस्त ने उत्तर दिया, तुम खुद ही देख लो, मुझे तो पता नहीं है कि तुमको क्या पसंद है। अचानक मटील्ड ने काले साटन के डिब्बे में बहुत ही खूबसूरत चमकता हुआ हीरे का हार देखा। उसका दिल धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। उसने अपने गले पर लगाकर शीशे में देखा, बेहद बेहद आकर्षक। हिचकिचाते हुए पूछ बैठी, क्या तुम ये वाला हार मुझे दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम कुछ भी मांगो मैं ज़रूर दे सकती हूँ। खुशी के मारे मटील्ड अपनी सहेली के गले लग गई। चैप्टर 16 हार गायब। पार्टी का ज़बरदस्त आयोजन था। सब कुछ स्पेशल लग रहा था, या कहा जाए कि बेहद चमक दमक से लबरेज पार्टी थी। और इतने सारे लोगों के बीच में मैडम लॉज़ेल यानी मटील्ड सबसे खूबसूरत लग रही थी।
मटील का चेहरा खुशी के मारे चमक रहा था। सभी पुरुष इस सुंदर युवती को घूर रहे थे और हर महिला उससे बात करना चाहती थी। और तो और मिनिस्टर लोग भी मटील के आगे जाकर उसको अपना परिचय दे रहे थे और उससे बात कर रहे थे। मटील ने पार्टी में खाने पीने का भरपूर आनंद लिया, विशेषकर पीने का। फिर डांस करने लगी। जमकर डांस हुआ। आज उसके रूप की विजय जो हुई थी, उसके ही रूप का डंका बज रहा था। सुबह 4 बजे जाकर पार्टी खत्म हुई। लुआज़ेल एक अलग कमरे में अपने 3 और साथियों के साथ बैठा पी रहा था, जिनकी पत्नियां पार्टी में खूब मजे कर रही थीं। हाँ, लुआज़ेल एक बैग में दूसरे कपड़े भी लेकर आया था ताकि यहीं से कपड़े बदल कर चलो, क्योंकि अगर बाहर बरसात हो गई तो सड़क के गीलेपन से नए कपड़े खराब ना हो जाएं। पर मटील ने कपड़े बदलने से बिल्कुल इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे उसकी असलियत जान जाएंगे। लुआज़ेल ने बोला, थोड़ा रुको, हम लोग टैक्सी कर लेते हैं, वरना तुमको ठंड लग जाएगी। पर मटील सुनी नहीं और जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगी। पर जब सड़क पर दोनों लोग आए तो उन्हें कोई टैक्सी नहीं मिली। ठंड से कांपते दोनों पैदल ही घर की ओर चले। बहुत देर बाद उनको एक पुरानी बग्घी मिली, जो कि रात में ही चलती है। सिर्फ रात में चलने का कारण ये था कि रात में गाड़ीवान का फटे हाल होना और बग्घी का खस्ता हाल होना छिप जाता था, और दिन में ऐसी बग्घियों को इन्हीं कारणों से सवारियां नहीं मिलती थीं। खैर, दोनों दुखी और थके हुए घर पहुंच ही गए। पत्नी को दुख इस बात का हो रहा था कि हाय, इतनी अच्छी पार्टी खत्म क्यों हो गई, और पति इस बात पर दुखी था कि सुबह 10 बजे फिर दफ्तर जाना होगा और रोज की तरह तमाम फाइलों में सर खपाना होगा। मटील ने ड्रेसिंग रूम में आकर पहले तो शीशे में अपने आप को भरपूर निहारा और एक तरह से खुशियों भरे गर्व का अनुभव किया। फिर बेमन से कंधे का शॉल हटाया। कंधे का कपड़ा हटाते ही मटील के मुंह से जोर से चीख निकली और वो कांपने लगी। मटील के गले से हीरों का हार गायब था। चैप्टर 17। और वे हार खोजते रहे। क्या हुआ, क्या हुआ? आधे कपड़े उतारते हुए लुआज़ेल भागता हुआ आया। मुझे मैडम फॉरेस्टियर का दिया हुआ हीरो का हार नहीं मिल रहा है, घबराई मटील बोली। क्या? वो चिल्लाया। फिर उन लोगों ने पोशाक को जगह जगह से अलट पलट करके देखा कि शायद पोशाक में ही कहीं अटक कर रह गया हो, पर हार पोशाक में नहीं अटका था। तुमको पक्का विश्वास है कि डांस करके तुम जब बाहर आई थी तो हार तुम्हारे गले में था? लुआज़ेल ने पूछा। हाँ, मैंने हार को छू के भी देखा था। पति, पर अगर हार सड़क पे गिरा होता तो हमें गिरने की आवाज तो आई होती ना। पत्नी, हाँ तुम ठीक कहते हो। क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर लिया था? पति, क्या तुमने नंबर नोटिस किया था? पत्नी, नहीं। दोनों अपनी हालत पर बहुत चक्के थे। आखिरकार लुआज़ेल ने वापस कपड़े पहन लिए और वो बाहर हार खोजने निकल गया। पत्नी में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने कपड़े बदल कर बेड पे लेटे। वो विचार शून्य होकर कुर्सी पर ही बैठ गई। सुबह के 7 बज गए। थका हारा लुआज़ेल घर वापस लौटा। चेहरे पे जबरदस्त उदासी थी। हार नहीं मिला। दिन में फिर से वो सारा दिन हार खोजने के लिए रात वाली सब जगहों पे भटकता रहा और शाम को पीला चेहरा लिए बिना हार के वापस लौट आया। कुछ सोचकर पति ने मटील को सलाह दी, तुम अपनी दोस्त को एक पत्र लिखो जिसमें ये लिखो कि उनके हार का हुक टूट गया है और हम लोग उसे बनवा रहे हैं, इसलिए वापस करने में थोड़ी देर हो जाएगी। मटील पत्र लिखने बैठ गई। पूरा हफ्ता बीत गया। अब हार मिलने की कोई आशा नहीं रही। एक ही हफ्ते में लुआज़ेल अपनी उम्र से 5-7 साल बड़ा लगने लगा। गहरी उदासी लेकर मटील से बोला, अब हम लोग को उस हार के बदले नया हार लेना होगा। अगले ही दिन वे दोनों वो हीरे के हार वाला सैटिन के काले रंग का खाली डब्बा लेकर उस जौहरी की दुकान पर लेकर गए जिसका नाम उस डिब्बे पे लिखा हुआ था। दुकान पर जौहरी ने उस डब्बे को अच्छे से देखकर कहा, मैडम, मैं तो वो नहीं हूँ जिसने ये हार बेचा था, मैं तो सिर्फ हारों के हुक की सप्लाई करता हूँ। अब वे दोनों हर जौहरी के पास गए और उसी तरह का हार ढूंढने लगे। अपनी याद का सहारा लेने लगे कि वो हार कैसा था, ऐसा था कि वैसा था। नहीं, वो कुछ अलग हटके ही था, पर मन की घबराहट के कारण उन्हें कुछ याद भी नहीं आ पा रहा था। आखिर एक दुकान पर उनको वो हार मिल ही गया जो उन्हें लगा कि शायद ऐसा ही होगा, और उस हार की कीमत थी पूरे 40,000 फ्रैंक। चैप्टर 18। अब उधारी कैसे चुकता हो। लुआज़ेल और मटील ने उस जौहरी से प्रार्थना की कि वो इस हार को अगले 3 दिन तक किसी और को ना बेचे।
फिर जौहरी को उन लोगों ने अपनी व्यथा बताई। आखिरकार ये मंजूरी हुई कि वे दोनों इस हार की 36,000 फ्रैंक कीमत अदा करेंगे, और अगर संयोग से इस माह के अंत तक वो खोया हुआ हार मिल गया तो जौहरी 34,000 फ्रैंक में ये हार वापस ले लेगा। अब लॉज़ेल पैसा जुटाने का भरसक प्रयत्न करने में लग गया। उसके पास अपने पिता के दिए 18,000 फ्रैंक थे। बाकी का पैसा उधार लेना था। उसने अलग अलग साहूकारों से पैसे उधार लिए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम कोई भी अकेला साहूकार देने को राजी नहीं था। उसने अपने को बर्बाद कर देने वाले एग्रीमेंट किए। साहूकारों के साथ काम करने का निश्चय हुआ। घबराहट और जल्दबाजी में लॉज़ेल ने साहूकारों के कहने पर बगैर देखे और सोचे कई पेपरों पे अपने हस्ताक्षर कर दिए। हार के पीछे उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। मटील ने जब हार मैडम फॉरेस्टियर को वापस दिया तो हार का डब्बा हाथ में लेते हुए वो मुंह बनाकर बोली, तुमको इस हार को कहे गए समय पर वापस करना था ना, हो सकता है कि मेरे को इसकी ज़रूरत पड़ती। और मटील डर रही थी तथा सोच रही थी कि अच्छा हुआ कि सहेली ने डिब्बा खोल के नहीं देखा, नहीं तो वो ज़रूर समझ जाती कि ये वो वाला हार नहीं है जो उसने दिया था, बल्कि बदला हुआ कोई दूसरा हार है। अब तो मटील्ड के बहुत ही खराब और गरीबी के दिन आ गए। नौकरानी हटा दी गई। बड़े घर को छोड़कर वे लोग एक गरीब इलाके में सिर्फ एक कमरे वाले छोटे से घर में रहने आ गए। अब उसे खुद ही घर का सारा काम करना पड़ता। बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर साफ करना, इतना सब करके उसके सुंदर हाथ खराब हो गए। वो रोज सुबह कूड़ा फेंकने जाती और बाहर से पानी भर के लाती। पैसा ज़्यादा न होने के कारण जब मटील बाजार में सब्जी और अनाज खरीदने जाती तो दुकानदारों से बहुत मोलभाव करती और तरह तरह से झगड़ा करती। इसी तरह हर महीने उधार चुकता किया जाने लगा। चैप्टर 19। ओह, वो हार तो। लॉज़ेल सारा दिन तो अपने दफ्तर का रोज़ का काम करता। शाम को छूटने के बाद घर ना जाकर एक व्यापारी की दुकान में लगे छोटे से ऑफिस में बही खातों की अकाउंटिंग का काम करता। उसके बाद दूसरी जगह जाकर थोड़े से पैसों में टाइपिंग का काम करता और अंत में बेहद थक कर चूर होकर घर वापस लौटता। कोई छुट्टी नहीं, कोई घूमना फिरना नहीं, कोई भी किसी प्रकार के समारोह में भी नहीं जाना, दोस्तों से भी मिलना बंद कर दिया। इस तरह 10 वर्ष बीत गए। पूरा उधार चुकता कर दिया गया, मूल और ब्याज दोनों। मटील्ड में बहुत बदलाव आ चुका था। वो अब बूढ़ी दिखने लगी थी। बाल खराब हो गए, उसके कपड़े फटे होते, हाथ खुरदुरे हो गए। अब वो दूसरे गरीब घर की साधारण औरतों की तरह दिखती थी। पर फिर भी कभी कभी वो शाम को अपने घर की खिड़की पर बैठकर बाहर शून्य की तरफ देखते हुए उस शाम को ज़रूर याद करती जब वो उस पार्टी में मगन होकर डांस कर रही थी। इस दृश्य को याद करके उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान सी आ जाती। एक शाम थकी हारी मटील्ड खुली हवा में सांस लेने बाहर पार्क में गई। अचानक उसने मैडम फॉरेस्टियर को देखा, जो अभी भी जवान और खूबसूरत थीं। मटील्ड ने अपनी दोस्त को देखा और फिर अपनी खुद की दशा देखकर भावुक हो उठी। क्या उसे अपनी इस सहेली से बात भी करनी चाहिए? हाँ, ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हार तो तभी वापस कर दिया था और अब तो उधार भी चुकता कर दिया है। ऐसा सोचकर मटील्ड उनके पास गई। गुड मॉर्निंग जेनी, मटील्ड ने उसके घरेलू नाम से उसे पुकारा। घोर आश्चर्य! जेनी यानी मैडम फॉरेस्टियर ने मटील्ड को नहीं पहचाना और उसे इस बात की हैरानी होने लगी कि ये अनजान महिला मुझे मेरे घरेलू नाम से कैसे पुकार रही है। पर फिर भी वो बोली, पर मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तुमसे ज़रूर कुछ भूल हुई होगी। अरे मैं मटील्ड हूँ, मटील्ड लॉज़ेल, मटील्ड बोल पड़ी। तुम मटील्ड, तुम इतना कैसे बदल गई? जेनी ने दया करते हुए पूछा। हाँ, मेरा पिछला कुछ समय खराब बीता, सब तुम्हारे कारण। मेरे कारण? मैंने क्या किया? मैं तो कुछ समझी नहीं। तुम याद करो उस हीरे के हार के बारे में जो तुमने मुझे 10 साल पहले दिया था जब मैं मिनिस्ट्री में डांस पार्टी में जा रही थी। हाँ हाँ, मुझे याद है। मैंने उसे खो दिया था, वो मुझसे गुम हो गया था। पर तुमने तो वो हार हफ्ते भर में ही वापस कर दिया था, जेनी विश्वास से बोली। वो मैंने दूसरा खरीदा था उस जैसा, और पिछले 10 साल से हम उसकी उधारी चुका रहे थे। ये सब हमारे लिए आसान नहीं था, क्योंकि तब हमारे पास पैसे नहीं थे। पर अब मुझे खुशी है कि हम लोगों ने सारा उधार चुका दिया है। जेनी, एक मिनट, तुमने कहा तुमने मेरे हार के बदले हीरे का हार खरीदा? हाँ,
पर क्या तुमने नहीं देखा कि दोनों काफ़ी कुछ एक जैसे ही थे? मटील्ड मासूमियत और गर्व से बोली। मैडम फॉरेस्टियर यानी जेनी ने धीरे से मटील्ड के दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और भावुक होकर बोली, मेरी प्यारी मटील्ड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा वाला हार तो नकली था, वो असली हीरो का हार नहीं था। उसकी कीमत कुल 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। चैप्टर 20, एक मज़ेदार ग्रुप डिस्कशन। कक्षा में कहानी पढ़ाना समाप्त हो गया। अब जैसे कि हर बार का नियम था कि कक्षा में पढ़ी हुई विषय वस्तु पर एक परिचर्चा होती थी। नीता कक्षा में उस उद्देश्य से छात्रों के बीच में ग्रुप डिस्कशन सा कराती थी ताकि हर छात्र में लोगों के बीच बेझिझक बोलने की क्षमता का विकास हो और साथ ही साथ विषय सार को भी वे अच्छे से समझ लें। तो ग्रुप डिस्कशन शुरू हुआ। नीता ने कहा, इस कहानी में लेखक ने क्या कहने की कोशिश की है? एक ने बोला, लालच बुरी बला है। सारी क्लास में हंसी गूंज गई। नीता भी हंस पड़ी। दूसरे ने बोला, हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में संतोष कर लेना चाहिए, दूसरों से मांगना उचित नहीं है। एक तीसरे ने बोला, हाँ और क्या, मटील्ड को अपने दोस्त से हार उधार नहीं मांगना था, बल्कि 10 फ्रैंक के गुलाब को गहने पहनकर पार्टी में जाना था। ये सुनकर क्लास फिर से हंस पड़ी। एक छात्रा बोली, मेरा तो ये कहना है कि मटील्ड के दोस्त को ये ज़रूर बताना था कि वो हार नकली है। एक और ने अपना हाथ उठाया। हार सुंदर है यही देखा गया और सोचा गया, असली है या नकली है इस बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर एक और छात्रा ने बोला, पर जब मटील्ड अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टियर को असली हार वापस लेने गई तो उसने तो ऐसा व्यवहार किया जैसे हार असली हो और बहुत महंगा हो। एक और छात्र ने सोचते हुए बोला, हो सकता हो कि मैडम फॉरेस्टियर के लिए 500 फ्रैंक का हार बहुत ही महंगा हो। क्लास फिर से हंस पड़ी। पहले छात्र ने बोला, पर दोस्त के इस व्यवहार से मटील्ड का तो पूरा यकीन हो गया कि हार बेहद कीमती और असली था। एक छात्रा ने बोला, मैडम फॉरेस्टियर का नाक मुंह बनाना बेचारी मटील्ड को बहुत भारी पड़ा, इसलिए लोगों को नाक मुंह नहीं बनाना चाहिए। सब हंस पड़े। अब तक छात्र और छात्राएं खुल चुके थे और सभी इस बारे में कुछ न कुछ बोलना चाह रहे थे। फिर से शुरू हुआ ग्रुप डिस्कशन। और डब्बा तुरंत हमेशा खोल के देख लेना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, अब चाहे वो गिफ्ट का डब्बा हो या मिठाई भी क्यों ना हो। फिर हंसी गूंज गई। नीता को भी बहुत मज़ा आ रहा था। वो पूछ बैठी, अच्छा बताओ गलती किसकी थी? आधी क्लास चिल्लाई कि मटील्ड की गलती थी और आधी ने मैडम फॉरेस्टियर का नाम लिया। नीता ने क्लास को शोर कम करने को कहा और फिर पूछ बैठी, और लुआज़ेल को तुम लोग भूल गए, उसकी क्या ज़रा भी गलती नहीं थी? मैम उसकी गलती कहाँ है? उसने तो जो अपनी गन के लिए पैसे जमा किए थे वो मटील्ड की पोशाक खरीदने के लिए दे दी। हाँ मैम, और जब मटील्ड ने गहने की मांग की तो उसने और पैसे ना होने के कारण उसे 10 फ्रैंक के गुलाब के फूलों का गहना बनाने की भी तो सलाह दी थी। फिर से हंसी गूंजी। नीता ने सबको शांत रहने को कहा और बोली, इस सारे प्रसंग में लुआज़ोल का कहीं ना कहीं दोष है। पहले तो उसी ने मटील्ड को अपनी दोस्त से हार उधार मांगने की सलाह दी। चलो ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और गलत बात नहीं है, पर उसने ही मटील्ड को कहा कि वो मैडम फॉरेस्टियर को पत्र लिखे कि हार का क्लिप टूट गया है और उसको बनाने में कुछ देरी हो जाएगी। अगर वो मटील्ड को यह कहता कि जाओ सच सच बता दो, हार तुमसे गुम हो गया है और यकीन मानो कि हम लोग कुछ दिनों में वैसा नया हार खरीद के दे देंगे, तो ज़रूर ही मामला इतना ना बिगड़ता। पर नहीं, लुआज़ोल ने अपनी पत्नी को वो करने को कहा जो सच नहीं बल्कि झूठ था। याद रखो, झूठ तो झूठ ही होता है। झूठ से ना कभी किसी का फ़ायदा हुआ है ना कभी होगा। भूल तो सभी से होती है, जैसे कि मटील्ड से भी हुई, पर इस सारे प्रसंग में जहाँ झूठ आया वहीं से मटील्ड और लुआज़ोल की तकलीफ़ें बढ़ गईं और लंबी चलीं। एक छात्र बोला, चलो 10 साल तकलीफ़ झेलने के बाद अब तो सब ठीक हो गया ना? नीता, हाँ यही कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। पर एक छात्रा बोली, पर मैम 10 साल का एक लंबा समय परेशानी भरा और पछतावे भरा बीता, और बीता समय तो कभी वापस नहीं आता है। ये सुनकर नीता बुरी तरह चौंक गई और अवाक होकर उस छात्रा को देखने लग गई। तभी घंटी बज गई। चैप्टर 21, खुद की खुद से लड़ाई।
नीता क्लासरूम से निकलकर सीधे स्टाफ रूम में गई और अपनी कुर्सी पे बैठ गई। हमेशा की तरह साथी टीचरों ने उसे अपनी गपशप में शामिल करना चाहा, पर वो चाहकर भी उस गपशप में शामिल ना हो पाई। उसके मन में अपने स्टूडेंट का ये कहना कि पूरे 10 साल मटील्ड और लवाजोल की परेशानी और पछतावे में बीत गए और बीता समय कभी भी वापस नहीं आता, बार बार टकराने लगा। फिर भी वो इस बात को भूलकर दूसरी ओर मन लगाने की भरसक कोशिश करती रही, पर असफल रही। स्टाफ रूम से उठकर नीता सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में गई और उनसे निवेदन किया कि आज वो बाकी 3 क्लास नहीं ले पाएगी। अपनी तबीयत खराब का बहाना बनाकर स्कूल से निकलकर वो घर की ओर चल दी। रास्ते में उसका पुराना ऑटो रिक्शा वाला मिला। उसने नीता को घर छोड़ने को कहा, पर नीता ने उसे मना कर दिया। ऑटो वाले ने फिर से कहा तो नीता ने उसको कस कर झिड़क दिया। ऑटो वाला अपने आप से बुदबुदाया, अरे आज ये नीता मैडम को क्या हुआ है, ये तो कभी इस तरह से बात नहीं करती। नीता पैदल ही घर इसलिए जाना चाहती थी ताकि वो आज बहुत थक के घर पहुंचे और थकान से मन की फिजूल बातें और ना सोचे। चलते चलते उसकी चप्पल टूट गई। रास्ते में बैठे मोची से बनवानी पड़ी। मोची ने चप्पल बनाकर दी तो नीता ने मोची को एक बड़ा नोट पकड़ाया और बाकी के पैसे बगैर लिए घर की ओर चल दी। मोची भी हैरान और खुश कि ये स्कूल की टीचर मैडम को आज क्या हुआ है। और आगे चलने पर सब्जी के ठेले वाले से सामना हुआ। उसने भी पुकार कर कहा, मैडम जी सब्जी आज ताजी है, आप लेकर जाएंगी कि मैं घर पे पहुंचा दूं? नीता ने उसे भी डांट लगा दी, तुम्हारी सब्जी ताजी है तो मैं खरीद लूं बगैर ज़रूरत के? डांट खाकर सब्जी भाजी वाला भी हैरान। नीता आगे चली और सोचने लगी कि क्या ही अच्छा होता कि वो हार बाद में भी असली ही निकलता, ताकि मटील को वो अपने परेशानी भरे 10 साल बेकार के गवाए हुए ना लगते, या उसकी दोस्त पहले से ही उस हार की कीमत बताकर ये बता देती कि ये हार इतना महंगा नहीं है और नकली भी है। पर फिर नीता ने खुद को ही झिड़का कि वो इतना क्यों सोच रही है, ये तो सिर्फ क्लास में पढ़ाई जाने वाली एक कहानी ही थी, इसका उसके जीवन से क्या ताल्लुक, उसका मन इतना परेशान क्यों हो रहा है, ये तो सरासर बेवकूफ़ी ही हो रही है। नीता घर पहुंची। घर पर चाय ना थी। उसे आश्चर्य हुआ, अरे आप आज इतनी जल्दी आ गई, क्या आज स्कूल से छुट्टी जल्दी हो गई? नीता सोफे पर बैठते हुए बोली, चाइना मेरे लिए एक कप चाय बना दो और सर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। चाइना नीता का सर दबाने लगी। अचानक नीता फफक फफक कर रोने लगी। चाइना घबराकर पानी ले आई और रोने का कारण पूछने लगी। बहुत पूछने पर नीता ने पहली बार किसी को अपनी व्यथा भरी कहानी बताई। सब कुछ सुनकर चाइना धीरे से बोली, मैडम जी सिर्फ एक शक पर आपने अपने आप को, बच्चों को और साहब जी को इतनी बड़ी सजा दे डाली। नीता ने बोला, चाइना पर मेरे शक का कुछ आधार तो है। चाइना ने कहा, पर आपने कभी भी कहीं भी कुछ देखा तो नहीं? नीता ने कहा, हाँ देखा तो नहीं, ना ही किसी और ने कुछ देखा, पर मुझे पक्का यकीन था कि मेरे पति गलत थे। चैप्टर 22 बड़बोली सुनंदा। फ़ोन की घंटी बजी। नीता ने फ़ोन उठाया। हेलो। दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, क्या मेरी बात नीता से हो सकती है? हाँ जी कहिए। आवाज़ चहक कर बोली, ओहो नीता, मैं सुनंदा बोल रही हूँ, सुनंदा हरिप्रसाद। अरे सुनंदा भाभी, नमस्ते नमस्ते। इतने दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनाई दी, आप बोल कहाँ से रही हैं? अरे मैं तुम्हारे ही शहर से बोल रही हूँ। हम लोग तुम्हारे भैया के रिटायरमेंट के बाद यहीं रहने आ गए हैं। हम लोगों को यहाँ सेटल होकर साल भर हो गया है। ये शहर छोटा जरूर है पर सुंदर और सस्ता है। सब्जी फल यहाँ कितने सस्ते और ताज़े मिलते हैं। मैं तो हर खाने में फल और सलाद ही ज़्यादा खा लेती हूँ। इससे पता मेरा वजन काफ़ी कुछ कंट्रोल में रह रहा है, और तो और फाइबर रिच फूड होने से सुबह पेट बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। तुम्हारे भाई की सालों पुरानी इस समस्या दूर होने से वो तो बहुत खुश रहते हैं। मुझे तो ना बार बार थैंक्स देते हैं, क्योंकि यहाँ सेटल होने को मैंने ही तो कहा था। वैसे एक बात है, यहाँ हम अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए हैं, पर तुम तो मिल गई ना, चलो कंपनी अच्छी रहेगी। नीता ने बोला, पर आप साल भर पहले आई हैं, अब मुझे फ़ोन कर रही हैं। सुनंदा ने कहा, अरे तो इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ रहती हो। मैं तो सोच रही थी कि तुम रवि भाई के साथ कलकत्ता में ही होगी।
पर भला हो बरेली वाले मामा जी का, उन्होंने ही मुझे बताया कि नीता तो तुम्हारे ही शहर में रहती है। कह रहे थे कि नीता वहाँ पढ़ाई कुछ कर रही है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपना टीचिंग का करियर चमकाने में लगी हो। नीता ने बोला, आपसे मिलना कब होगा? सुनंदा, तुम जब चाहो, अपन तो सारा दिन खाली बैठने वाले लोगों में से एक हैं। तुम आओगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। सुनंदा नीता के दूर के रिश्ते के भाई की पत्नी थी। भाई हरिप्रसाद जी से उसके पिता का बहुत प्यार भरा रिश्ता था। काफ़ी आना जाना और घनिष्ठता थी। नीता की शादी के सारे अरेंजमेंट उन्हीं लोगों ने किए थे। उन्होंने ही नीता और रवि को सलाह दी थी कि उन लोगों को हनीमून के लिए नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए। हरि भाई ने ही सारा प्लान बनवाया था कि हनीमून के दौरान नीता और रवि कहाँ कहाँ जाएंगे और किन किन होटलों में रुकेंगे। सारी एडवांस बुकिंग भी उन्होंने ही करवाई थी और ये भी तय हुआ था कि लौटते समय नीता और रवि हरि भाई के घर भी 2 दिन रुकेंगे। उसके बाद नीता का इन लोगों से मिलना कभी नहीं हुआ और आज अचानक फ़ोन आया कि ये दोनों नीता के ही शहर में स्थायी रूप से रहने आ गए हैं। चैप्टर 23, सुनंदा का परिवार। अगले हफ्ते छुट्टी के दिन नीता ने एक बेहद खूबसूरत बगीचे वाले बंगले के मुख्य दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजे पर बड़े ही कलात्मक तरीके से सुनंदा और हरि का नाम लिखा था। घंटी बजते ही अंदर से जोर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। नीता सहम गई। पहले सुनंदा ने कुत्तों को डांट कर चुप कराया और आदेश देते हुए कहा, गो 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 गो, और फिर दरवाज़ा खोलकर नीता को कहा, कम 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 कम। वेलकम वेलकम भाई, स्वागत है, इतने सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं। दोनों गले मिली। उसके बाद ही सुनंदा का रिकॉर्ड चालू हो गया। सर्विस में थे तो हमारे इतने सर्वेंट होते थे, सारा काम हाथों हाथ होता था, पर यहाँ तो हर काम खुद सामने होकर खड़े होकर कराना होता है। मैं बहुत थक जाती हूँ। ये कहकर उन्होंने ड्राइंग रूम की एक घंटी दबा दी और हंसकर बोली, ये घंटी तुम्हारे भाई साहब को ना नीचे बुलाने के लिए है और ऊपर के कमरे में वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे। अब वो क्या है ना कि घंटी इसलिए कि कौन चिल्लाकर अपने गले को कष्ट दे। नीता ने देखा कि दोनों कुत्ते उनके अलग अलग सोफों पर विराजमान हैं। सुनंदा दोनों कुत्तों को बड़े प्यार से सोफे से हटाते हुए बोली, चलो पप्पू राजा और टिंकू राजा, सोफे से उतरो, देखो बुआ जी आई हैं, उनके लिए जगह खाली करो। चलो चलो, मम्मा का कहना मानो। कुत्तों ने तुरंत कहना माना और सोफे से उतर गए। नीता को हंसी आ गई कि वो बुआ भी बनी तो किसकी, पर वो बोली कुछ नहीं। तभी सुनंदा बोली, मुझे ये बात बहुत अखरती है कि लोग बच्चों का नाम देसी रखते हैं और पेट्स का नाम विदेशी रखते हैं। क्या ये विदेश से आए हैं? ये भी तो यहीं की पैदाइश है। भाई हमने तो अपने प्यारे बच्चों का नाम पप्पू राजा और टिंकू राजा रखा है। इसमें बड़ा ही अपनापन सा लगता है। सुनंदा एक कुत्ते को आदेश देकर बोली, टिंकू बेटे जाओ डैडी को बुला के लाओ, जल्दी नीचे आने को बोलो, बुआ जी जो आई हैं। और ये आदेश सुनकर टिंकू जी सीढ़ी चढ़कर ऊपर के कमरे में चल दिए और हरि भाई वाकई कुत्ते के साथ नीचे आ गए। बिल्कुल रिटायर्ड सैन्य अधिकारी वाला व्यक्तित्व, लंबा चौड़ा कद, रोबीली मूछें। वो ड्रेसिंग गाउन में थे और मुंह में सिगार लिए हुए थे। ओ माय प्रिटी सिस्टर नीता, हाउ आर यू? इतनी बदल गई। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू आफ्टर सो मेनी ईयर्स। सुनंदा जी, इससे कुछ पानी वानी पूछा या ऐसे ही बातें ही हो रही हैं? अरे नहीं कर्नल साहब, ये अभी तो आई हैं। ये कहकर सुनंदा ने कामवाली को आवाज़ दी। चैप्टर 24, हाय सुनंदा जी। सुनंदा का बोलने का नॉनस्टॉप रिकॉर्ड कुछ इस तरह चालू हो गया कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हो रहा था कि नीता इतने सालों बाद मिली है, उसे भी कुछ हालचाल पूछ लेने चाहिए। वो तो नीता को देखकर वो सब कुछ बता देना चाहती थी जिसे सुनकर नीता प्रभावित हो जाए कि सुनंदा वाकई एक सुपर वुमन है। हरि भाई भी कुछ इसी तरह का व्यवहार कर रहे थे और नीता को इन लोगों का ऐसा करना बहुत सूट भी कर रहा था। वो इन लोगों के यहाँ आ तो गई थी, पर वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये लोग उसकी निजी ज़िंदगी को कुरेदें। देखो, इस घर का ना पूरा इंटीरियर मैंने खुद किया है। ये आर्टिफैक्ट मैंने आगरा से मंगवाया है। वो पीतल का हाथी ना मैं खुद ट्रेन से लेकर आई थी, क्योंकि क्वालिटी के साथ मैं समझौता नहीं कर सकती। देखो, यहाँ की दीवार तुड़वा के मॉर्निंग टी के लिए जगह बनाई। किचन तो ऑफ कोर्स फिर से पूरा रीडिज़ाइन किया। पहले तो किचन में हिलने तक की जगह नहीं थी, अब देखो कितनी जगह निकल आई है कि तमाम स्टोरेज के साथ एक बिस्तर भी लगा सकते हैं। कहकर सुनंदा हंसी। तभी काम वाली चाय की ट्रे लेकर हाजिर हो गई। चाय पीते पीते फिर सुनंदा ने एक सवाल दाग ही दिया।
तुमको याद है जब तुम 18 साल पहले रवि भाई के साथ हमारे घर आई थीं? ये प्रश्न सुनकर नीता डर गई कि अब ये उसकी ओर नज़र दौड़ाकर उसके बारे में पूछ ना लें। नीता ये सोच ही रही थी कि सुनंदा ने चाय का घूंट भर के कहना शुरू किया, ये सोफ़ा तभी तभी तो नया खरीदा था, वो भी किसी ट्रांसफ़र जाने वाले ब्रिगेडियर साहब से सेकंड हैंड। मुझे मालूम था ये एंटीक पीस है। जो दाम उन लोगों ने बोला वो मैंने तुरंत दे दिया। वैसे भी सीनियर लोग से बार्गेनिंग कौन करता है। इतने साल से ये सोफ़ा हमारे साथ है। हर ट्रांसफ़र में मैं सामने बैठकर खुद पैकिंग करवाती थी। अभी वो कपल हमारे यहाँ आए थे कॉल ऑन के लिए, अपना सोफ़ा देख के दंग रह गए, मेरी बहुत बड़ाई कर रहे थे। ब्रिगेडियर को तो मैंने खुद सुना कि वो अपनी बीवी को हल्के से डांट भी रहे थे कि क्या ज़रूरत थी ये सोफ़ा बेचने की, देखो कितना महंगा और सुंदर लग रहा है। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हुई। आपका ये टी सेट भी बहुत प्यारा सा और अलग सा लग रहा है। कप प्लेट ट्रे में वापस रखते हुए सुनंदा बोल पड़ी। इतना सुनना था कि टी सेट की कहानी शुरू हो गई। नीता मन ही मन सोचने लगी कि शोले पिक्चर में बसंती बनी हेमा मालिनी का लगातार बोलना भी इनके आगे कुछ नहीं है। चैप्टर 25 असली एक दूजे के लिए। सजे हुए शानदार डाइनिंग टेबल पर बैठकर जब लंच शुरू हुआ तो हरि भाई को भी कुछ बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी जी की बड़ाइयों के ही पुल बांधे। अरे नीता, बड़े से बड़ा इंटीरियर डेकोरेटर भी सुनंदा के आगे पानी भरते हैं। हमारे यहाँ जो भी आता है वो यही कह के जाता है, हरि भाई सूप पीते हुए बोले। कर्नल साहब, मैं कुछ नहीं करती, इसके लिए बड़े बड़े इंटीरियर डेकोरेशन करने की कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बस नज़र और एक्सपीरियंस की बात है। मैं तो बस रंगों और प्रकाश के मेलजोल को खूबसूरती से पैदा करती हूँ। मेरे लिए मेरा घर ही एक कैनवस है, उसी में कलाकारी दिखाती हूँ। सुनंदा जी ने अपना दार्शनिक अंदाज दिखाया। हाँ, ये तो सही है, आपके घर का एक एक कोना कोना देखने लायक है, सब कुछ अलग अलग से सुंदर है। नीता ने सहमति जताई। पता नीता, यहाँ की महिलाएं तो सुनंदा से दोस्ती करने की होड़ में लगी रहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनसे दोस्ती करने से कुछ सीखने को ही मिलेगा। हरि भाई तो रुक ही नहीं रहे थे। हाँ, कोई मुझसे कुकिंग, कोई गार्डनिंग, कोई फिगर मेंटेन की टिप्स लेना चाहती है। सुनंदा चहकी। फिगर की टिप्स? क्या आप योगा क्लास चलाती हैं? नीता ने आश्चर्य किया। अरे नहीं रे, योगा वोगा छोड़ो, मैं तो जो मैंने किया वही बता देती हूँ कि अपने से एक साइज़ कम की ड्रेस खरीदो, अपने कमरे में हैंगर पे लटका दो, उसे देख देख के रोज़ पक्का करो कि इसमें मुझे फिट होना है। बस अपने आप ही भारी खानों पर रोक लगेगी और व्यायाम शुरू हो जाएगा। सामने टारगेट रहे तभी कोई काम मुस्तैदी से होता है। सुनंदा ने ज़ोरदार टिप दी। सुनंदा जी, आपका भी जवाब नहीं। आप में तो इतनी काबिलियत है, आप बड़े से बड़ा काम कर सकती थीं, ऊंचे ओहदे पे जा सकती थीं, पर आप तो घर पे ही होकर रह गईं। हरि भाई ने पत्नी को इज्जत से देखा। आपकी तो ज़िंदगी रोशन कर दी कर्नल साहब, आप खुश हैं, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। सुनंदा भावुक हो उठी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं सुनंदा जी। अब हरि भाई भावुक उठे। नीता मन ही मन सोचने लगी कि असली मेट फॉर ईच अदर तो ये लैला मजनू की जोड़ी है। सारा समय एक दूसरे की ही बात करते हैं और एक दूसरे से कितना खुश रहते हैं। लंच करके वापस लिविंग रूम में आकर सभी कॉफ़ी पीने बैठ गए। फिर से वही आत्म प्रशंसा का दौर चल पड़ा। तभी हरि भाई कुछ याद करके बोल पड़े। सुनंदा जी, आपने नीता को एक सरप्राइज़ देना था, वो तो ले आइए। भाई, इसमें भी सुनंदा जी की बड़ाई करनी पड़ेगी कि इतने सालों से वो सरप्राइज़ इन्होंने करीने से संभाल के रखा है। ओह थैंक यू कर्नल साहब, आपने सही समय पे याद दिला दिया। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने आज नीता को एक सरप्राइज़ भी देना है। इतना कहकर सुनंदा अंदर कमरे में गई और एक खूबसूरती से पैक किया पैकेट लाकर नीता को थमाया और खोलने को कहा। चैप्टर 26 आखिरकार राज खुला। नीता ने ये सोचकर पैकेट खोला कि उसको भी कोई कलात्मक उपहार दिया जा रहा है, पर पैकेट खोलते ही जो चीज़ सामने आई उसे देखकर नीता भयंकर रूप से चौंक गई। काटो तो खून नहीं जैसी स्थिति हो गई, क्योंकि पैकेट के अंदर उसी नाइटी के बाहर पहनने वाली नाइटी थी। जिस नाइटी के अधोवस्त्र के कारण इतना सब कुछ हो गया था, आज उसी का दूसरा हिस्सा नीता को मुंह चढ़ा रहा था कि देख लो, मेरे कारण तुम्हारा पढ़ा लिखा होना, अक्लमंद होना कुछ काम नहीं आया। तुमने वो कुछ कर दिया जो अनपढ़ और बेवकूफ़ भी नहीं कर सकते।
वही हल्के हरे रंग की नाइटी, रंग बिरंगे धागों से उसी तरह की खूबसूरत नफीस सी कढ़ाई, ठीक वैसी ही कढ़ाई नाइटी के अधोवस्त्र पर भी हो रखी थी। ये आपके पास कहाँ से आई? नीता हैरान परेशान होकर बोली। याद है तुम्हें शादी के समय हनीमून पर नॉर्थ ईस्ट आई थी ना तुम? वापस लौटते समय 2 दिन हमारे यहाँ रुकी थी, तभी ये नाइटी तुमसे छूट गई थी। तब से हमने इसे संभाल के रखा है कि तुम जब भी मिलोगी तब हम तुमको ये सरप्राइज़ के रूप में देंगे, और तुम पूरे 18 साल बाद मिल रही हो, तो ये रहा तुम्हारा सरप्राइज़। नीता को अब सब कुछ याद आने लगा कि उसकी शादी का समारोह, उसका रवि के साथ हनीमून पर जाना। नीता ने पहली बार इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे थे। इतनी खूबसूरत वादियों को देखकर नीता कितना रोमांचित हो गई थी। फिर कैसे वो लोग हरी और सुनंदा के घर में 2 दिन को रहने के लिए गए थे। इन लोगों का रेलवे रिजर्वेशन तब वेटिंग लिस्ट में था। अगर रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता तो इन लोगों को हफ्ते भर वहाँ रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि वहाँ से ये वाली ट्रेन सेवा सिर्फ हफ्ते में एक बार ही थी। नीता इस बात से बहुत खुश थी कि इतनी सुंदर जगह पर एक हफ्ता और मजे करने को मिलेगा, पर रवि परेशान था क्योंकि उसकी छुट्टियां समाप्त हो रही थीं। वे लोग आराम से सुनंदा के साथ बैठकर ताश खेल रहे थे, तभी हरी भाई का फ़ोन आया था कि रिजर्वेशन पक्का हो गया है और उसी दिन निकलना होगा। दोनों तेजी से दौड़ दौड़ कर पैकिंग करने लगे। जो चीज़ जहाँ मिली सूटकेस में ठूंस दी। आखिर घर ही तो वापस जा रहे थे। ऐसी ही हड़बड़ी में नीता ने ही नाइटी का अधोवस्त्र सूटकेस की साइड पॉकेट में ठूंस दिया, जबकि बाहर पहनने वाला अलमारी में ही लटका रह गया। और इसी पल की इस छोटी सी भूल ने जीवन में इतना बड़ा भूचाल ला दिया। चैप्टर 27। एक बार फिर वही कहानी। हल्के हरे रंग की नाइटी नीता के हाथ में थी और मन में ना जाने क्या क्या था। मन में इस उथल पुथल के कारण नीता के चेहरे पर तरह तरह के भाव आ जा रहे थे। इस समय ये अच्छा था कि सुनंदा किसी काम से किचन में चली गई थी और हरी भाई टिंकू पप्पू को चेन में बांधकर कम ऑन माय बॉयज़ लेट्स गो फॉर अ वॉक कहकर बाहर घुमाने चले गए थे। नीता को लगा कि उसके आगे मटील्ड आकर खड़ी हो गई है और बोल रही है, नीता, मेरी और तुम्हारी कहानी एक सी चली। मेरी भूलवश जो भूल हुई उसमें ज़िंदगी के 10 सालों ने सारा रस हर लिया। पर 10 साल बाद तो हम दोनों सही रास्ते पे आ गए। और तुम्हारी भूल में अगर सुनंदा भाभी तुम्हारी नाइटी को इन तमाम सालों से संभाल कर ना रखती, तुमको इस तरह ना देती, तो तुमको तो कभी पता ही नहीं चलता कि तुम गलत थी, ना कि रवि। और तुम अपने को और रवि को और अपने परिवार को इसी तरह सजा देती रहती। हो सकता है कि इस सज़ा का दौर सारे जीवन ही चलता। तुम्हारी इस बड़बोली सुनंदा ने तुम्हारे जीवन के सिर्फ 6 साल ही खराब होने दिए, बाकी तो बचा लिए। कल्पना में आई मटील्ड की बात सुनकर पहले तो नीता घबराकर कांपने लगी, फिर रोते हुए सुनंदा के गले लग गई और बार बार धन्यवाद देने लगी। सुनंदा बड़े प्यार से उसे गले लगाकर समझाने लगी, अरे नीता, ये तो सरप्राइज़ देने वाला बस मजाक भर था। मुझे तो लोगों को इस तरह के छोटे मोटे सरप्राइज़ देने का बहुत शौक है। इसमें धन्यवाद देने वाली कौन सी बात है, क्योंकि ये नाइटी वैसे भी अब तुम्हारे लिए बेकार है। ये तो तुमका फिट नहीं आने वाली। शायद तुमको इसी बात का रोना आ रहा है। पगली, इस बात पे कोई रोता है क्या? हाँ, इस समस्या का हल है मेरे पास। वही मेरी वाली ट्रिक कि इसे अपने बेडरूम के हैंगर में अपने सामने टांग लेना और रोज़ देखना कि मुझे इसमें फिट होना है, फिर देखना कमाल। और वैसे ना, तुम मेरे साथ एक मेरी जान पहचान के स्लिमिंग सेंटर भी चल सकती हो। 3 महीने में 10 किलो वजन कम करा देते हैं। सुनंदा और न जाने क्या क्या बोली जा रही थी, पर नीता को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नीता को घर वापस पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। आते ही उसने कलकत्ता फ़ोन लगाया। काम वाली ने फ़ोन उठाया। उसने बताया कि बच्चे सो चुके थे। उनको सुबह स्कूल की ओर से पिकनिक पर जाना था, इसलिए उनकी मदद के लिए रात को काम वाली वहीं रुकी थी। साहब घर पे नहीं थे। नीता ने पूछा, साहब कब तक लौटते हैं? क्या आज उनसे बात हो सकती है? इस पर काम वाली ने जवाब दिया, साहब तो बहुत रात को लौटते हैं और तब किसी से बात नहीं करते हैं। क्लब से लौटकर सीधे बिस्तर पर सो जाते हैं। कभी कभी तो जूते भी नहीं उतारते, बगैर कपड़े बदले ही लेट के सो जाते हैं। असल में बहुत नशे में जो रहते हैं ना। पर पहले तो वो इस तरह से नहीं पीते थे। नीता ने पहली बार रवि के लिए चिंता प्रकट करी। पर जब से मैंने उनको देखा है ना, काम वाली बोली,
वो तो रोज़ शाम को क्लब जाकर ऐसे ही पी के नशा करते हैं। अच्छा, सुबह बात करती हूँ। ऐसा कहकर नीता ने फ़ोन रखा और सिर पकड़ के बैठ गई। तो हम देखते हैं कि मेड फॉर ईच अदर का खिताब जीतने वाला जोड़ा सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी के कारण अपने जीवन के कीमती 6 वर्ष तकलीफ झेलते हुए बिता देता है। ये नाइटी और हीरो का हार तो वस्तु है जो कि तकलीफ का कारण बन गई, पर कभी कभी हम अपनी गलत सोच और रॉन्ग बिलीफ से भी अपने आप को ही तकलीफ दिए जाते हैं। किसी और को तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ हमें खुद होती है। और सच्चाई या भ्रम के आगे से जब पर्दा हटता है तो कीमती जीवन का काफ़ी समय निकल गया होता है और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। इस विषय पर आप ज़रूर विचार करिए और बताइए हमें कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए।